Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। इस वीडियो में हम बाउंड्री कंडीशंस ले रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने दो बाउंड्री कंडीशंस ली थी, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D, विद्युत विस्थापन सदिश D के लिए, और मैग्नेटिक इंडक्शन B, चुंबकीय प्रेरण B के लिए। इस वीडियो में हम दो जो शेष वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, विद्युत क्षेत्र सदिश E, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H, इनके लिए बाउंड्री कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, विद्युत क्षेत्र सदिश E के लिए सीमा बंधन, यानी ये दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2, इसके बीच ये बाउंड्री है, ये सीमा है, ये इंटरफेस अंतरापृष्ठ है। तो ये इस मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस मीडियम में, ऊपर वाले मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाउंड्री पर किस प्रकार वो मैच करते हैं या मैच नहीं करते, उनमें क्या अंतर आता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या अंतर आता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन लेंगे, मैक्सवेल की तृतीय समीकरण, डेल क्रॉस E इजिकल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इसे फेराडे के नियम का अवकल स्वरूप भी कहते हैं, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एट द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, ये इंटरफेस है दोनों मीडियम के बीच, वी नाउ कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगुलर लूप ABCD। हम एक रेक्टेंगुलर लूप कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक आयताकार लूप लेते हैं जिसका कुछ पोर्शन मीडियम 1 में है और रिमेनिंग पोर्शन मीडियम 2 में है। बाउंडिंग ए सरफेस S, जो कि पृष्ठ S को परिबद्ध किए हुए, यानी इसके अंदर का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो S है। इसकी लेंथ, लंबाई L है और इसकी विड्थ, चौड़ाई H है, जिसका कुछ भाग मीडियम 1 में है और रिमेनिंग मीडियम 2 में है। टेकिंग सरफेस इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 7, समीकरण 7 का हम सरफेस इंटीग्रल लें, लेफ्ट हैंड साइड में भी लेंगे और राइट हैंड साइड में भी लेंगे। किस सरफेस के लिए लेंगे? ओवर द रेक्टेंगुलर लूप ABCD। ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, आयताकार लूप, इस लूप के पृष्ठ S के लिए इसका पृष्ठ समाकल लेंगे। तो इधर भी सरफेस इंटीग्रल हो गया, इधर भी सरफेस इंटीग्रल हो गया। यहाँ n जो यूनिट वेक्टर है वो सरफेस के नॉर्मल को शो करता है, उसकी अभिलंब दिशा को इंगित करता है। नाउ यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, चेंजिंग सरफेस इंटीग्रल ऑन LHS इनटू दी लाइन इंटीग्रल ओवर द पाथ FCD, यानी ये जो सरफेस इंटीग्रल है इस सरफेस के लिए है जिसको ABCD पाथ एनक्लोज किए हुए है, तो सरफेस इंटीग्रल को हम इस ABCD पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ABCD E डॉट dl। अब यहाँ गोला है इंटीग्रल के साइन के, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि ये बंद पथ है, क्लोज्ड पाथ है। यहाँ हम देख सकते हैं चित्र में ABCD क्लोज्ड पाथ है, बंद पथ है। तो इसका लाइन इंटीग्रल हो गया, ये एज इट इज आ गया। अब ये जो लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं ABCD, ये 4 भागों से मिलकर बना है, AB, BC, CD और DA। तो इन चारों को हम अलग अलग कर लेंगे। AB के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम E1 ले लें, CD के लिए E2 ले लें और BC और DA के लिए सेम ले लें, E डॉट dl, और राइट हैंड साइड वैसी की वैसी आ जाएगी। इफ द लूप इज नाउ श्रंक बाय लेटिंग H टेंड्स टू 0, यानी S टेंड्स टू 0 करके लूप को श्रंक करें, सिकुड़ें उसे,
देन द कंट्रीब्यूशन टू द इंटीग्रल फ्रॉम साइड्स BC एंड DA विल वेनिश, क्योंकि BC और DA का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, तो उसके कारण जो लाइन इंटीग्रल है उसका मान 0 हो जाएगा। एंड ऑल्सो द सरफेस इंटीग्रल ऑन RHS टेंड्स टू 0 प्रोवाइडेड डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज एवरीवेयर फाइनाइट। ये मान के चलें कि डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी सभी जगह परिमित है, तो राइट हैंड साइड में जो सरफेस इंटीग्रल होगा, पृष्ठ समाकल होगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सरफेस जो होगा उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो इसका सरफेस इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा। Thus in the limit h tends to 0 इक्वेशन 8 टेक्स द फॉर्म, तो उसमें थर्ड टर्म जो थी BC और DA वाली, वो लाइन इंटीग्रल 0 हो गया और राइट हैंड साइड में भी 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म बचेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 के साथ। अब ये हम देखें AB, तो AB की लंबाई L है और सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है जो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा E1T, यानी E1 डॉट DL का मतलब E1 का कंपोनेंट हम ले रहे हैं अलोंग AB, तो E1 का कंपोनेंट अलोंग AB होगा E1T। इसी तरह E2 का कंपोनेंट हम ले रहे हैं अलोंग CD, तो वो हो जाएगा E2T। तो वेयर E1T इज इक्वल एंड E2T आर द नॉर्म आर द टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टू मीडिया, यानी E1T और E2T क्या है, दोनों माध्यमों में इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पर्शरेखी घटक हैं। स्पर्शरेखी घटक जो इंटरफेस के पैरेलल होंगे, अंतरापृष्ठ के समांतर होंगे, उसी के अनुदिश होंगे, अंतरापृष्ठ के अनुदिश। तो यहां हम देख रहे हैं E1T इज इक्वल टू E2T, thus we conclude that tangential components of E must be continuous across the interface। तो E के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या हो गई कि E का जो स्पर्शरेखी घटक होता है वो अंतरापृष्ठ पर अनवरत होता है। अब हम H के लिए बाउंड्री कंडीशन ज्ञात करेंगे। बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के लिए सीमांत प्रतिबंध या सीमा बंधन, यानी उस इंटरफेस पर अंतरापृष्ठ पर H का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है। मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इज, क्योंकि H मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में आता है, तो मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण ले ली, डेल क्रॉस H इज इक्वल टू J प्लस डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। J क्या है, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, और D इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विद्युत विस्थापन सदिश। ये जो है एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया था मैक्सवेल ने, तो ये एक्स्ट्रा टर्म आई थी डेल्टा D अपॉन डेल्टा T, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से भी जानते हैं, विस्थापन धारा के नाम में। अगेन टेकिंग द सरफेस इंटीग्रल ओवर रेक्टेंगुलर लूप ABCD वी गेट, तो इसका रेक्टेंगुलर लूप ABCD के लिए प्रश्न समाकल ले लें, तो दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल ले लें। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम टू चेंज सरफेस इंटीग्रल ऑन LHS इनटू द इंटीग्रल ओवर द पाथ ABCD, यानी पथ ABCD के अनुदिश समाकल लें इसका, यानी लाइन इंटीग्रल लें, तो इसका ये आ जाएगा और राइट हैंड साइड वाला पद ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब जो पाथ है वो क्लोज्ड है, इसलिए यहाँ गोला लगाया हुआ है, बंद पथ है ABCD। अब इसको 4 भागों में डिवाइड किया, AB के लिए अलग, CD की अलग और BC और DA के लिए अलग ले लिया। राइट हैंड साइड वैसा का वैसा आ जाएगा। सेम प्रोसेस करेंगे जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E के लिए किया था। इफ द लूप इज नाउ श्रंक बाय लेटिंग H टेंड्स टू 0, यानी H टेंड्स टू 0 कर लूप को हम सिकुड़े, देन द कंट्रीब्यूशन टू द इंटीग्रल फ्रॉम साइड्स BC एंड DA विल वेनिश, तो BC और DA साइड से समाकल का जो योगदान होगा वो लुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, यानी
लिमिट h टेंस टू 0, इंटीग्रल BC and DA h dot dl equal to 0, and also the surface integral of second term on RHS. RHS में जो सेकंड टर्म है डेल्टा D अपॉन डेल्टा T वाली टेंस टू 0, उसका सरफेस इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा, प्रोवाइडेड डेल्टा D अपॉन डेल्टा T एवरीवेयर फाइनाइट। यानी डेल्टा D अपॉन डेल्टा T सभी जगह परिमित मानते हुए हम देखें तो उसका सरफेस इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा इस इक्वेशन में? Thus in the limit h tends to 0, इक्वेशन 12 takes the form, इक्वेशन 12 का स्वरूप क्या हो जाएगा? अब लिमिट h टेंस टू 0, एक तो AB वाला पद बच जाएगा और एक CD वाला, और राइट हैंड साइड में J वाला पद बचेगा। दोनों तरफ लिमिट h टेंस टू 0 लिख देंगे, क्योंकि ये हमने अप्लाई किया है h टेंस टू 0। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, यहाँ हो जाएगा H1TL, यहाँ हो जाएगा H2TL, ठीक है। तो जब उसको श्रंक करेंगे तो AB और CD दोनों इंटरफेस की ओर अप्रोच करेंगे, उसकी ओर अग्रसर होंगे, और दोनों का मान जो होगा वो L के बराबर होगा। फर्स्ट मीडियम में H1 जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट इंटरफेस की ओर उसके समांतर जो लेंगे वो H1T होगा, और सेकेंड मीडियम में H2T होगा। और ये h टेंस टू 0 करेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा एक JS परपेंडिकुलर और L, क्योंकि सरफेस वेनिश हो जाएगा, पृष्ठ समाप्त हो जाएगा और वो लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। Where JS perpendicular represents the component of surface current density perpendicular to the direction of H component which is being measured. तो JS परपेंडिकुलर क्या निरूपित करता है? यह एक पृष्ठ धारा घनत्व है जिसका कंपोनेंट है, घटक है, कंपोनेंट ऑफ सरफेस करंट डेंसिटी, यानी पृष्ठ धारा घनत्व का घटक है जो कि जिस H घटक को सुमेलित किया जाना है उसकी दिशा के लंबवत है। यानी H घटक को हम सुमेलित कर रहे हैं जो कि इंटरफेस के पैरेलल है, तो उसके लंबवत डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो सरफेस करंट डेंसिटी का कंपोनेंट होगा वो होगा JS परपेंडिकुलर। Thus from इक्वेशन 13 we conclude that, समीकरण 13 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? If either of the two media has infinite conductivity, यानी दोनों माध्यमों की जो चालकता है वो अनंत है, यानी दोनों अनंत चालकता के हैं, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी के हैं, तो क्या होगा? द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिसकंटिन्यूअस, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो घटक स्पर्शरेखी घटक होगा वो अनवरत नहीं होगा। कहाँ पर? एट द इंटरफेस। और किस अमाउंट से नहीं होगा? बाय एन अमाउंट इक्वल टू सरफेस करंट डेंसिटी एट द इंटरफेस, यानी उस अंतःपृष्ठ पर जो भी सरफेस करंट डेंसिटी है उस के बराबर मात्रा से वो परिवर्तित होता है, यानी वो डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन दूसरी कंडीशन लें, बट इफ बोथ द मीडिया हैव फाइनाइट कंडक्टिविटी, यानी दोनों माध्यमों की परिमित चालकता है। पहले वाले केस में देखा था कि चाहे एक मीडियम इनफाइनाइट कंडक्टिविटी का हो, चाहे दोनों इनफाइनाइट कंडक्टिविटी के हो, तो ये कंडीशन होती है, वो कंटिन्यूअस नहीं होता। लेकिन अब कंडीशन ले रहे हैं कि दोनों माध्यम परिमित चालकता के हैं, तो क्या होगा? द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज कंटिन्यूअस एट द इंटरफेस। तो उस स्थिति में JS परपेंडिकुलर का मान 0 हो जाएगा और H1T इज इक्वल टू H2T हो जाएगा। तो यहाँ हमने दो अलग अलग कंडीशन ली कि दोनों मीडियम में से कोई भी एक इनफाइनाइट कंडक्टिविटी का हो या दोनों हो तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन दोनों फाइनाइट कंडक्टिविटी के होंगे तो H1T विल बी इक्वल टू H2T होगा। थैंक यू।